deoxygenated blood. Genated and deoxygenated in birds and mammals. हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, तो हमें ये अलग क्यों होना चाहिए? Now the mammals and birds are warm blooded animal and they have high energy needs. Birds are वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब है कि उनका ब्लड का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है एंड दे हैव हाई एनर्जी नीड्स because they constantly require energy to maintain their body temperature. Because they constantly need. फिर से समझाएंगे. because they constantly need. हम वार्म ब्लडेड एनिमल है. जैसे आपके घर में एसी चल रहा है तो एसी कमरे को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखता है, तो उसमें बहुत खर्चा आता है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो उस टेम्परेचर को सर्दी में भी हम मेंटेन करते हैं और गर्मी में भी. तो इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे आएगी? अगर हमारे बॉडी में फास्टर रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा तो ही तो आ पाएगी. रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? ग्लूकोज का टूटना. बोलो, क्या उसी से एनर्जी निकलती है? लेकिन ग्लूकोज के टूटने के लिए क्या सरप्लस ऑक्सीजन चाहिए? तो अगर हमारी बॉडी में प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं होगा तो फिर सेल्स में ग्लूकोज कैसे टूटेंगे? तो इसलिए हमारे हार्ट में एक ऐसा चैम्बर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से हो और वही हमारी बॉडी में पंप किया जाए. तो इसलिए हम लोगों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो चैम्बर होता है वो लेफ्ट में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. बात समझ में आ गई? बिकॉज दे हैव टू मेंटेन their body temperature at constant value. तो उनकी हाई एनर्जी नीड्स है फॉर हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन. लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड. बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो रेस्पिरेशन होगा नहीं. इज नीडेड. सो इसलिए आवर हार्ट्स आर डेवलप्ड with 4 chambers. उनमें 4 chambers होते हैं which has high efficiency, which has highest efficiency. 4 chambers से ज़्यादा किसी में नहीं है. and keep oxygenated blood separate from deoxygenated blood. and supply it to each cell of body.
एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जबकि फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है। तो उनमें इतनी एनर्जी नीड्स नहीं है, वो कोल्ड ब्लडेड हैं, तो उनमें इतनी ज़रूरत नहीं है। सो इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल उनका खून विंटर में ठंडा हो जाता है, लाइक रेप्टाइल्स शिपकली, रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक हो गए, ठीक है। रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, वाइल फिश, तो फिश में किस तरीके का हार्ट होगा? फिश हैव, देखो हार्ट, इतनी लाइन हमने अलग से इसमें लिखवा दी है। इसका मतलब हम बता देते हैं कि जैसे फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट का मतलब समझो कि जो इसका हार्ट है वो क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा ब्लड गिल्स को, और गिल से सप्लाई होने के बाद हाँ एनी इशू, गिल से होने के बाद ये ब्लड पूरे बॉडी आर्गन में चला जाएगा और ये बाइफरकेट हो जाएगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में बाइफरकेट होने के बाद ये क्या फिर मिलके फिर इसी में आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें 2 चैम्बर हैं, एक चैम्बर से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजा जाता है बताओ? गिल्स में। लेकिन जब गिल से निकलेगा तो क्या उसमें प्रेशर रह जाएगा? तो गिल से जब निकलेगा, विल देयर बी एनी प्रेशर? ओके, तो फिर वो पूरी बॉडी में विदाउट प्रेशर जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। 2 चैम्बर्ड वाला सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्लड बॉडी में पहुंचेगा नहीं फास्टर रेट में प्रेशर के साथ, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इस तरीके का होता है। अच्छा, एक क्रोकोडाइल में देखो, तो ये जैसे क्रोकोडाइल में किस तरीके का होता है ये बॉडी में, तो इसमें ये देखा जाता है, ठीक है। तो हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा कि एक ऐसा चैम्बर है जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है ब्लड की, तो एक है इसके लंग्स में, क्रोकोडाइल में भी लंग्स है। तो यहाँ से क्या होगा कि पहले बॉडी से आएगा ब्लड, तो ब्लड बॉडी से पूरी बॉडी में आ गया, फिर इसके बाद यहीं से, ठीक है, एक चैम्बर से बॉडी में भेजा जाएगा, एक से बॉडी में भेजा जाएगा, एक चैम्बर है, और एक में आएगा और एक तीसरा चैम्बर है, उससे लंग्स में भेजा जाएगा, और लंग से इसी में गिरेगा, यानी लंग से आने के बाद इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये इंटरमिक्सिंग हो गई, फिर इससे इसमें गिरेगा, फिर बॉडी में भेजा जाएगा। 3 चैम्बर है, तो लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है उसी से इसमें गिर जा रहा है। तो क्रोकोडाइल में कैसा है, इट इज हैविंग 3 चैम्बर। क्या ये फुल एफिशिएंसी है? बॉडी से आया और इसमें गिरा, यहाँ से प्रेशर के साथ लंग्स में गया, फिर ये वापस इसी में आया, फिर बॉडी में भेजा गया, तो ये ऑक्सीजन। बोलो, क्रोकोडाइल का फिर से समझो। नाउ 3 चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल। Here's a summary from Topera. Reptiles have 3 chambered hearts. Just see how it behaves, 3 chambered heart। तो ये देखो इसमें क्या होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट में, कि यहाँ से पहले, सबसे पहले क्या होगा, एक चैम्बर, 2 चैम्बर और 3 चैम्बर। कितने चैम्बर आपको दिख रहे हैं बताइए? 3 चैम्बर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले वेन से ब्लड आया, सबसे पहले वेन से क्या हुआ बताओ? ब्लड आ गया,
और इसी तरीके से वेन से ब्लड आया है और इसका दूसरा टू बॉडी तो दिखा रहा है, लेकिन बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है ये नहीं दिखा रहा है। जस्ट होल्ड। सो 1 मिनट। टू लंग्स, टू बॉडी। इसमें क्लियरली नहीं दिखा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ से ब्लड आया तो वॉल्व से नीचे गिरा, वॉल्व से नीचे गिरा तो गिरने के बाद इसमें से ब्लड कहाँ भेजा गया? लंग्स को भेजा गया, दूसरे चैम्बर से अंडर प्रेशर। ये नीचे से बस प्रेशर लगता है, तो यहाँ से प्रेशर लग के लंग्स को चला गया। यही ब्लड जो आया था ये अब लंग्स को गया तो लंग्स से वापस आएगा, तो 2 लंग्स गया है। वास्तव में दोनों तरफ ये 2 लंग्स ही दिखा रहा है। हाँ, क्रोकोडाइल का हम देख कर बताएंगे, बट इसी तरीके से इसमें इंटरमिक्सिंग होती है 3 चैम्बर डट। 1 मिनट रुको। नाउ इट इज मोर क्लियर ओवर हियर। तो इसमें दिखा रहा है जस्ट वेट। एक मिनट। हाउ हार्ट फंक्शंस इन क्रोकोडाइल। यूट्यूब में देख लें तो उससे क्लियर हो जाएगा। Heart in animals. Separation in heart prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. It also allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is very essential in warm-blooded animals. देखो इससे पता चल जाएगा। Fishes, on the other hand, have a 2-chambered heart, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there, and passes directly to the rest of the body. एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। Thus, blood goes only once through the heart of the fish during one cycle of passage through the body. सिंगल सर्कुलेशन है इसमें, हार्ट से ज़्यादा है जाता है और फिर वापस आ जाता है। बट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल का हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें कहीं अभी हाँ अभी रहने दो। ओके, बस इतना जान लो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और आप वीडियो जहाँ मिले सीजन ने शेयर कर दिया है, आप लोग उससे देख लेना कि किस तरीके से होगा। बट ये मिक्स्ड हो करके जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। What are the components of transportation system
in highly आपस में बात ना करें, स्क्रीन हम बता देंगे आपको, जो भी वीडियो होगा वो भेज देंगे। चलिए, नाउ देयर आर टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए? इस स्क्रीन इट ओके। नाउ देयर आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, वो कौन कौन से होते हैं? सो जाइलम एंड फ्लोएम। एनी डाउट, एनी इशू हिमांशु? जाइलम एंड फ्लोएम are two components of transportation system. तो जाइलम टिश्यू किसकी बनी होती है? जाइलम टिश्यू इज मेड ऑफ डेड सेल्स। सो टिश्यू इज मेड ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। एंड इट, ये क्या करती है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल। सेकेंड, फ्लोएम टिश्यू क्या होती है? इज मेड अप ऑफ लाइव सेल्स एक्सेप्ट फाइबर। बोलिए, जो फ्लोएम फाइबर है वो कैसा होगा? क्या वो डेड होगा? बताइए। तो और इसी तरीके से जाइलम में क्या चीज लाइव होगी? इसकी सभी सेल डेड हैं, किसके अलावा? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लाइव, इसकी सभी सेल लाइव हैं, किसके अलावा? फ्लोएम फाइबर, वो डेड है, ठीक है। एंड इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food. Now how is water and mineral transported in plants? ये हमने आपको जाइलम और फ्लोएम का लिखा दिया ना कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन वाटर, ये भी बता दिया। ट्रांसलोकेशन के बारे में जो बताया है फ्लोएम के बारे में, दैट how it is transported, so it is, मतलब हमने इसमें ये चीज़ बताई है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से वाटर का सप्लाई है और ट्रांसलोकेशन से किस चीज़ का सप्लाई है? दैट इज फूड का। नाउ नेक्स्ट इज, एक बार उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर एट एक्सक्रीशन सिस्टम, कि वॉट एवर वेस्ट सब्सटेंस आर थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि स्वेट से निकल जाता है, यूरिन से निकल जाता है, तो इस तरीके से, या हम जब एक्सेल करते हैं, सांस बाहर निकलते हैं, तो भी कुछ ना कुछ CO2 निकल जाती है। सो दिस इज़ द एक्सक्रीशन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन सिस्टम वेल एक्सप्लोर्ड है, प्लांट में ऐसा करके कोई नहीं है। उनमें जो सुवेरिन और लिग्निन है, वो प्लांट की विल्टिंग हो या फॉलिंग ऑफ फ्रूट, उन सबसे निकलता है। नाउ the process of removal of toxic wastes, the process of
removal of toxic waste from the body of organism from the body of organism is called excretion. किसी किसी में किडनी खराब हो जाती है, किडनी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो उसकी बॉडी कचरा घर बन जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में से जो वेस्ट होते हैं टॉक्सिक वेस्ट, क्या वो निकल पाएंगे? सो अब देखें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. सो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स कैसे होता है या ह्यूमन बीइंग? नाउ प्लांट का तो बता देंगे. तो प्लांट में क्या होता है कि कभी कभी प्लांट में से ऐसे बार्क है, बार्क से निकल जाएगा कुछ ना कुछ. प्लांट्स में से कभी आपने देखा इस तरीके से ऊज आउट होता है, गम या रेजिन, कुछ गोंद जैसा चिपचिपा चीज़ निकलती है प्लांट से. तो वो चीज़ जो भी होती है, गम हुआ, उस तरीके से रेजिन हुआ, जिलेटिन हुआ, या लिग्निन हुआ, सुबेरिन हुआ, ऐसा कुछ भी निकले, या विल्टिंग ऑफ प्लांट की पत्तियां गिर जाएं, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स हो जाएं, तो इन सब चीज़ों से प्लांट अपना वेस्ट निकालता है. वैसे उसमें ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं होता है, और फिर भी बहुत सारा वेस्ट तो उसके वैक्यूल में ही रह जाता है. वैक्यूल का साइज़ 50 to 90% किसी भी सेल में होता है, तो ज़्यादातर तो वो उसी में रख लेता है और इतना वेस्ट निकलता भी नहीं है. अब देखें द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग किस तरीके से है. सो आवर बॉडी प्रोड्यूसेस, हमारी बॉडी क्या क्या प्रोड्यूस करती है? बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट सब्सटेंस. तो मेजर वेस्ट सब्सटेंस क्या है? These are urea and कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया क्या है? यूरिया इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट. ये दैट इज NH2CONH2. तो जो हमारी बॉडी में एमिनो एसिड है, एक्स्ट्रा प्रोटीन है, अगर हमने ज़्यादा दाल खा ली है तो उससे हमारी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि एनिमल्स की लिमिटेड ग्रोथ है और किडनी पे काम ज़्यादा पड़ जाएगा. सो किडनी को इसे निकालना पड़ेगा. सो N पर जो 3 बॉन्ड हैं H के, और इसका C से बॉन्ड है, C के 4 बॉन्ड हैं क्योंकि C की वैलेंसी 4 की है. सो ये यूरिया है. यही मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, तो यूरिन बन जाता है. वाटर भी मिल जाता है और CO2, तब यूरिन कहते हैं. सो यूरिया इज, इसी को जो यूरिया है ये खेतों में फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इस यूरिया को, क्योंकि उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी. तो इज़ नाइट्रोजीनियस वेस्ट. तो ये हमारी बॉडी से कैसे निकल जाता है? CO2, ठीक है. मोस्ट ऑफ द CO2 इज एक्सेल्ड आउट. ठीक है, हमारी सांस से निकल जाता है. एंड मोस्ट ऑफ इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी से इसे निकाल देते हैं एज यूरिन इन सॉल्युबल फॉर्म. थ्रोन आउट ऑफ बॉडी इन सॉल्युबल फॉर्म एज यूरिन. तो 20% तो एक्सेल्ड आउट हो गया और 80% क्या हो गया? ठीक है, हाँ बोलिए प्रवीण, जो भी डाउट है बोलो. ये आज खत्म हो जाएगा. सॉल्युबल बोलो. हाँ ये छोटा है, बस इसी का. प्लांट में कोई एक्सक्रीशन है नहीं, तो एक्सक्रीशन तो थोड़ी देर में ही हो जाएगा.
it is soluble form as urine. Now तो 80% CO2 कैसे निकल जाता है बताओ? ये यूरिन से निकल जाता है। और 20% कैसे निकल जाता है? सांस से, एक्सेल आउट हो जाता है। ठीक है, द एक्सेस साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय स्वेट। एक्सेस सॉल्ट हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड से, मालूम है, इज रिमूव्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एज स्वेट, तो ये भी निकल जाता है। नाउ अब अवर क्या किसमें किसमें स्वेट में CO2 नहीं होगा, एक्सेस सॉल्ट होगा, वाटर होगा, CO2 कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो अवर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज जो भी है कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिस्टम, हाँ बोलो सृजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ human being consist of organs। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? 2 किडनीज, 2 किडनी। तो किडनी का हमने कल एक वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा? 2 यूरेटर्स, कोई बात नहीं, ठीक है, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो हमारे बॉडी में क्या क्या सिस्टम है? देखो, 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स हैं, और ब्लैडर है और यूरेथ्रा। दीज आर द सिस्टम। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें हमारी किडनी में है, सो यू कैन सी इट। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी हो गई, ठीक है। सो हियर इट इज किडनी, तो ये 2 पेयर ऑफ किडनी हो गई। अच्छा, ये क्या हो गया? दिस इज ये दीज आर यूरेटर, यूरेटर, ये क्या हो गए? और जिसमें यूरिन भरा रहेगा उसे क्या कहेंगे? दैट इज ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर ये बाहर निकल जाएगा, दैट इज यूरेथ्रा, किसी ओपनिंग से। बोलो, रेक्टम से डेफिकेशन होता है और यूरेथ्रा से यूरिन निकलेगा। तो हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो किस तरीके का सिस्टम होगा? दैट इज ए पेयर ऑफ किडनी होगी। ओके, नाउ ये तो देखने में इस तरीके का सिस्टम है। फिर आगे चलकर अगर हम इसमें देखेंगे तो दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज। तो पेयर ऑफ किडनी के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट ये बीन शेप्ड होती है। कैसी होगी? जैसे सेम के बीज जैसी होती। नाउ लेट अस मेक द diagram of it। तो ये जो पेल्विस रीजन है यहाँ पर, तो ये ह्यूमन का जो बैक है वहाँ बीन शेप की किडनी होगी, वो जो चम्मच में आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो यहाँ पे पीछे की ओर होती है। दिस इज पेल्विस रीजन। तो कूल्हे की हड्डी के ठीक ऊपर, तो वहाँ पर 2 किडनी है बीन शेप में, पीछे की साइड में होती है एंड ब्राउन कलर की होगी। और ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो यूरिन बनाती है। तो इसमें क्या ब्लड प्रेशर से आना चाहिए? तो रीनल एक ऐसी आर्टरी आती है इसमें जो दोनों में ब्लड देती है। और कैसा ब्लड देती है?
क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी? डीऑक्सीजनेटेड देगी तो किडनी काम करने से मना कर देगी, फिर कहेगी हम तो काम नहीं करते, हमारे पास तुम काम भी करवाने आए हो। ठीक है, तो अब जरा देखें कि ये चीज़ है, ये किडनी का शेप हो गया। फिर किडनी से एक और चीज़ क्या निकलेगी? ये क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? यूरेटर। जो यूरिन बनेगा वो यूरेटर के थ्रू आएगा और फिर ये कहाँ जमा होगा? एक यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग है और फिर उसके बाद एक यहाँ ओपनिंग होगी जिससे ये बाहर निकल जाएगा, तो दैट इज यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या इसमें भी स्फिंक्टर मसल होगी इसको कंट्रोल करने के लिए? तो इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई स्फिंक्टर मसल। अब देखो, दिस इज यूरेटर एंड दीज आर बीन शेप्ड किडनी। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि जस्ट एक मिनट, इसका एक डायग्राम देख लें फिर हम बताएं आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, तो एक फिगर देख लीजिए, देन वी Here's a summary from Science move ahead. Daily. The excretory system is the system of an organism's body that performs the function of excretion, the bodily process of discharging wastes. There are several parts of the body ये that देखो, are involved in this process, such as sweat glands, the liver, the lungs, and the kidney system. ये Every human has 2 kidneys. ये देखिए, तो जो ब्लड आता है वो कैसे आता है किडनी में? बताइए, क्या ऑक्सीजनेटेड आएगा? और जिससे आ रहा है उसका नाम बताओ, क्या वो भी एक आवर्टा है? सीधा वो जो हार्ट से आ रहा है ना आवर्टा, वो उसका एक पोर्शन इसके अंदर भी गया है थ्रू आवर्टा, या ये कह सकते हो कि आर्टरी से आ रहा है। किससे आ रहा है बताओ? आर्टरी से। ठीक है, और जरा इसको और मैग्नीफाई कर दे तो आपको रीनल वेन दिख जाए। रीनल वेन दिख रही है, ये ब्लू है, दिखाई पड़ी? अच्छा, अब रीनल आर्टरी भी देख लो, क्या ये रेड के लिए दिखाई गई है रीनल आर्टरी? तो ब्लड जो किडनी में आएगा क्या उसे प्रेशर के साथ आना चाहिए? और क्या उसे ऑक्सीजनेटेड भी होना चाहिए? तो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर किडनी में बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट हैं जिनका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। देयर आर मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट दैट वी विल सी कि किस तरीके से वो ट्रायंगुलर कोनिकल शेप में होती हैं। तो इसके अंदर से जब ब्लड नेफ्रॉन में फिल्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो क्लीन्ड ब्लड है वो वापस बताओ यहाँ से जाएगा तो किससे जाएगा? ये वीना कावा को जाएगा, या ये कह सकते हैं ये रीनल वेन के थ्रू जाएगा। क्लीन ब्लड किडनी से बाहर कैसे जाएगा? रीनल वेन के थ्रू। और बताओ फ्रेश ब्लड कैसे आएगा? दैट इज रीनल आर्टरी के थ्रू। इसे रीनल आर्टरी और रीनल वेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कूल्हे का कमर है। जैसे कूल्हा नहीं होता, कूल्हे की हड्डी जिसकी कमजोर हो जाती है वो बैठ नहीं पाता है। सो जो हमारा पेल्विस रीजन है या रीनल रीजन है, नीचे का जो पोर्शन है एब्डोमिनल रीजन के ठीक पीछे वाले रीजन को हम क्या कह सकते हैं? पेल्विस रीजन, या उसे रीनल रीजन कहते हैं। चूंकि किडनी वहाँ लोकेटेड है इसलिए इसके सारे नाम के आगे रीनल लगेगा। ठीक है, सो इट इज़ रीनल वेन, रीनल आर्टरी। फिर इससे ये और भी आगे जहाँ जाना हो तो जा सकता है, पैरों में भी ये ब्लड जा सकता है, इसकी एक ब्रांच। और यहाँ पर आइए, फिर आगे पैरों तक भी जाएगा वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो यूरिन बनेगा नेफ्रॉन से, वो वापस किस में जाएगा? मस्कुलर बैग है जिसका नाम क्या कहा गया है? यूरिनरी ब्लैडर। और जब स्फिंक्टर मसल अलाउ करेगी, देन दिस इज इट कमिंग आउट, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हियर वी हैव सीन
सम थिंग्स। क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है? पहली चीज़ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, ये आ रहा है। तो जो ये ब्लड आया है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका नाम लेबल करो, इट इज रीनल आर्टरी। और डी ये आ रहा है, ये क्या है? आने वाला ब्लड इसमें आ रहा है। और अब एक जाने वाला ब्लड, इससे जाएगा भी। वो किससे जाएगा? क्या डीऑक्सीजनेटेड होगा? उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जब किडनी काम लेगा, काम करेगा, तो क्या उसकी ऑक्सीजन नहीं ले लेगा? तो ऑक्सीजन ले लेगा तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा? क्या ब्लू कलर का हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा दो। So blood comes to kidney by renal artery and filtered blood. अब देखो, ये फिल्टर्ड ब्लड, तो यानी ये रीनल इस सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर में तो जो डायग्राम है उसके अलावा हमने बहुत बनवा दिए हैं। तो अब देखिए, ठीक है, जो भी उससे कंसर्न है वो हमने बनवाए हैं। ये देखो, ये यूरिन यहाँ पर आएगा, इट इज़ येलो कलर्ड लिक्विड। तो इसमें आएगा, फिर किस में चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कि अगर हम किसी भी किडनी का क्रॉस सेक्शन करें तो उसके क्रॉस सेक्शन में हमको बहुत सारी क्या मिलेंगी। मान लीजिए किडनी है, तो किडनी को हमने अगर बीच से कट कर दिया तो ये दीज आर वेरियस कोनिकल सेक्शन, और इसमें मिलियंस ऑफ क्या होंगे? नेफ्रॉन्स होंगे। ये जो कॉर्टेक्स रीजन है इसके अंदर नेफ्रॉन्स होंगे। तो उनसे ड्रॉपलेट करके यूरिन आएगा, वो इकट्ठा होगा और फिर किसके थ्रू जाएगा? यूरेटर के थ्रू नीचे जाएगा क्या? तो इस तरीके से होगा। नाउ अब देखो, कुछ चीजें लिखी जाएं, कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। Now, blood comes to kidney by renal artery under pressure. It is oxygenated blood. ठीक है। अब पेयर ऑफ किडनी में कैसी उसका क्रॉस सेक्शन है और क्या क्या चीजें लोकेटेड हैं। किडनी फिल्टर्स। अब किडनी क्या करेगी बताओ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो किडनी क्या काम करेगी? किडनी फिल्टर्स टॉक्सिक वेस्ट। क्या क्या चीज उसमें से फिल्टर करेगी? टॉक्सिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट, ये सारी चीज फिल्टर हो रही है उसमें से। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट, और क्या क्या चीज फिल्टर करेगी? एक्सेस वाटर, उसको फिल्टर कर देगी। नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होगा, वो सब भी चीज भी फिल्टर करेगी। और नाउ इतनी चीज फिल्टर कर देगी। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का अगर मतलब समझा जाए तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड से ही यूरिया बन रहा है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट। डिसॉल्व्ड CO2
इतनी चीज अगर ब्लड से निकल जाए तो क्या होगा बताओ। एंड क्लीन ब्लड, जो क्लीन करके भेजेगी उस ब्लड को कहाँ भेजेगी? क्लीन ब्लड इज सेंड बैक, सेंड आउट ऑफ किडनी, क्लीन ब्लड इज सेंड आउट ऑफ किडनी बाई रीनल वेन। किससे होगा? सर ये फिल्टर करता कौन है? बोलो। अब फिल्टरिंग की बाद में बात करेंगे, पहले हमने ये बात कही कि अगर किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो जो बाहर निकला है ब्लड क्या वो डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन क्लीन है? तो आउट ऑफ किडनी, अब ये हार्ट में जाएगा, उसकी सफाई हो गई है, फिर हार्ट में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा साफ ब्लड, और खाना भी लेके पहुँच चुका है इंटेस्टाइन से, और यहाँ सफाई करके पहुँच चुका है, तो साफ ब्लड हार्ट में जब जाएगा तो वहाँ से पंपिंग कर दी जाएगी बाई रीनल वेन। ठीक है, आउट ऑफ किडनी एंड इट इज रूटेड टू, इट इज डीऑक्सीजनेटेड। इसके ऑक्सीजन का किसने इस्तेमाल कर लिया? नेटेड एंड सो रूटेड टू हार्ट वाया वीना कावा। यहाँ से रीनल वेन के थ्रू निकला, देख लो लिखा है, लिखा तो नहीं है मैंने, मैं लिख देता हूँ। इसे क्या लिखा जाए? रीनल वेन। रीनल वेन के थ्रू ये चला गया, ब्लू ही ब्लड तो जाएगा, तो इसलिए रूटेड टू हार्ट वाया, हार्ट को रूट कर दिया जाएगा वाई वीना कावा, ये काम है। तो किडनी क्या है? किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अच्छा, द वेस्ट सब्सटेंस इज थ्रोन आउट ऑफ किडनी एज यूरिन। वेस्ट सब्सटेंस जो भी होंगे इज इन फॉर्म ऑफ येलो लिक्विड। तो ये जो येलो लिक्विड है इट इज एसिडिक इन नेचर, इसमें H+ आयन होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एंड ये इज सेंड टू यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, इट इज सेंड टू यूरिनरी ब्लैडर। इसको यूरिनरी ब्लैडर भेज दिया जाएगा, और किसके थ्रू भेजा जाएगा बताओ? बाई यूरेटर। urinary bladder, when this muscular bag fills, then it exert pressure on its wall। जब ये fill हो जाएगा, when this muscular bag is filled, then it, ये क्या करेगा? It exert pressure on its walls, its wall। This message, ये जो प्रेशर है इसका मैसेज है, ठीक है, इज रिसीव्ड बाई माइंड। माइंड रिसीव कर लेता है कि प्रेशर आ रहा है, इज received by mind and sends a command। एक कमांड सेंड की जाती है फॉर अर्ज टू यूरिनेट, कि अब यूरिन लगी है, इसे एक्सक्रीट करना है। कमांड फॉर अर्ज। ऐसा तो नहीं होता है कि हर समय यूरिन लगी हो, तो हर समय तो नहीं लगी होती कि यूरिन हमारी जैसे जैसे इकट्ठी होती जाए ये गिरती चली जाए। जब भी यूरिनेट करना होता है तो जगह जगह वॉशरूम बने होते हैं, तो सेंड से कमांड फॉर अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है, नाउ स्फिंक्टर मसल एट यूरेथ्रा ओपन्स।
वाटर मसल in urethra opens and we empty our we ये कह सकते हैं we urinate या empty our muscular bag। तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है। अब हम किडनी के कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। ये काम तो हो गया कि किस तरीके से होता है। नाउ हाउ द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इनसाइड किडनी, एक इसी में और क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि किडनी किस तरीके से होती है। ये देखो एक चम्मच के ऊपर किडनी रखी है, इतनी बड़ी किडनी होती है, ऐसी पेयर ऑफ किडनी। तो दो लोग हाथ से इसमें काम कर रहे हैं एंड दिस इज किडनी, ठीक है। इट इज़ स्पून शेप। लेकिन किडनी फेल हो जाने के बाद लोगों को फिर यूरिन नहीं निकाल पाते बॉडी से, तो उनको डायलिसिस पे रहना पड़ता है। तो ऐसे तो दिन में हम 4 बार जाते हैं यूरिनेट करने, लेकिन ये लोग हफ्ते में 1 बार जाते हैं। तो अगर तुम्हारे घर में 4 बार दिन का कचरा फेंका जाए, वो ज़्यादा अच्छा है कि हफ्ते भर कचरा इकट्ठा करो फेंको तब अच्छा है? तो ये इनकी बॉडी एक कचरा घर से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसका किडनी ख़राब हो गया है। तो जब हम क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या हम ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो उससे किडनी सबसे जल्दी ख़राब होती है। तो अगर जंक फूड ज़्यादा खाने से या जिसमें केमिकल मिला है, पैकेज्ड फूड, तो पैकेज्ड फूड में सोडियम बेंजोएट होता है, वो किडनी को ख़राब करता है। तो क्योंकि वो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, तो इस वजह से ये सब काम होता है। अब हम जरा देखेंगे कि हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड हाउ इट फिल्टर्स यूरिन। सो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ, वो तो ऊपर वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड हाउ इट फिल्टर्स यूरिन या फिल्टर्स ब्लड, ब्लड को कैसे फिल्टर करता है, एंड मेक यूरिन। सो इसके लिए लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी। Here are some Now. pictures that match. लेट अस सी क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी की किस तरीके से होती है, लेबल्ड डायग्राम ऑफ इट। तो ये देखिए कि कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिन्हें हमें देखना है। सबसे पहले देखो, हम अभी नाम तो लिखा देंगे कि सबसे पहले कॉर्टेक्स है, एक पैडी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पैडी स्ट्रक्चर का मतलब हम दौड़ें फिरें, ये बोन केस्ड होता है, वैसे तो उसके ऊपर फैट भी होता है, तो जिससे डैमेज ना हो जाए, तो कॉर्टेक्स है, मोटी एक लेयर है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, ये जो बहुत सारे ट्रायंगुलर शेप हैं, क्या इन्हें रीनल मेड्यूला कहेंगे? ये कोनिकल चीज़ें दिख रही हैं, बताओ, कोन जैसा दिख रहा है ये, बोलो इसको क्या कहेंगे? ये मेड्यूला है। तो दिस इज ऑल क्या है, इसमें इतने सारे क्या हैं, इट इज़ मेड्यूला। जैसे यहाँ देख लो, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे कोनिकल चीज़ें बनी हुई हैं किडनी में, तो इट इज़ मेड्यूला। ये भी किडनी है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, देन यू विल ईजीली विजुअलाइज कि इसमें मेड्यूला दिख रही है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही किडनी में होता है। नाउ इसको देखिए, तो यहाँ पर ये बात दिखाई गई है, मेड्यूला है। और आप ये देखिए कि ये ब्लड कहाँ कहाँ पहुँच रहा है आर्टरी से। इज इट रीचिंग इन फॉर्म ऑफ फाइन कैपिलरीज टू ईच मेड्यूला? देख लो, बाइफरकेट हुआ है कि नहीं? ये देखो पतली पतली, और पास से देख लो, इज इट लुकिंग, ये जो ब्लड है ये कैसे पतली पतली कैपिलरीज में इसमें गया, और इसके अंदर और भी गया होगा सब जगह। तो ये ब्लड जो है आर्टरी से आर्टीरियोल में बदलता है, आर्टीरियोल से कैपिलरी, और सारे नेफ्रॉन में जाता है। एक मेड्यूला में कितने नेफ्रॉन होते होंगे बताओ? देयर विल बी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, क्योंकि बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट है। अच्छा, फिर वहीं से जब ब्लड फिल्टर हो जाता होगा,
तो क्या ये वापस क्लीन ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है और ये रीनल वेन से वापस आता है? यस सर। चेक कर लो, रीनल आर्टरी कहाँ लिखा है और रीनल वेन यहाँ देख लो। रीनल आर्टरी से गया और वापस किससे आया? रीनल वेन से आया। अब इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि सब जगह से जो ये यूरिन कलेक्ट किया गया उस चीज़ को क्या कहा गया? क्या इट इज़ कैलिक्स? अलग अलग मेड्यूला से यूरिन कलेक्ट हो रहा है। अब जरा देखिए, क्या ये येलो येलो पोर्शन दिख रहा है? कोन जैसा, जैसे फनल हो कोई, बोलो। क्या उन फनल से क्या चीज़ कलेक्ट हो रही है? यूरिन। और वो सारा यूरिन कहाँ जा रहा है? क्या यूरेटर में? ठीक है। तो अब हमारे पास जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो बना लें कि हाउ किडनी लुक्स लाइक। तो पहले तो स्ट्रक्चर किडनी का बनाइए। ये बीन शेप्ड किडनी है और इसमें दो चीज़ आप दिखाइए कि ऐसे बहुत सारी ये बना लें। ठीक है। नाउ ये देखिए, तो बीन शेप्ड किडनी है एंड दीज आर, इसको क्या बताया गया था सीजन, बताओ? मेड्यूला। क्या बताया गया? मेडुला। और इन सब से ये जो रीनल आर्टरी है, यहाँ से यहाँ जाएगा ब्लड, यहाँ जाएगा ब्लड, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ये ब्लड गया, सब जगह गया, तो ये दिखा दिया। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, देयर इज़ ब्लड कमिंग आउट। तो जिससे आएगा तो एक और नेटवर्क है, तो वो किसका नेटवर्क है? रीनल वेन का। तो आप इसमें क्या करें कि जो किडनी का क्रॉस सेक्शन है इसकी लेबलिंग कर लें कि रीनल वेन क्या है और रीनल आर्टरी क्या है। नाउ देखिए कि यहाँ से ये ब्लड गया और इधर ऐसे बना ले, और ये बस इतना बनाना काफ़ी है। और फिर इसके बाद यहाँ से भी ऐसे बना लें कि ये ब्लड यहाँ से आ रहा है तो ऐसे, ये तो दोनों का एक नेटवर्क बन जाएगा। इतना बन गया। और फिर इसके बाद ये जो चारों तरफ का पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? ये वाला पोर्शन बताइए। अभी इसमें पढ़ा है आपने, विच इज पैडी, जिससे कि ये डैमेज ना हो जाए किडनी, इसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इसे क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। सो ब्लड यहाँ से जा रहा है, इससे आ रहा है, दैट इज रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो इसको सुरक्षा कर रहा है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से कॉर्टेक्स बना है। पेरी का मतलब आउटर कार्डियम, तो कॉर्टेक्स। ये चीज़ क्या है? कोनिकल। क्या ये मेड्यूला है? और मेड्यूला में ऐसे ऐसे शेप बनाओ। ये सब बहुत सारी नेफ्रॉन है। अभी इसका मैं एक मेड्यूला का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा, तब पता चल जाएगा कि इसमें कैसे नेफ्रॉन व्यवस्थित है। ठीक है। तो ये क्या चीज़ दिखाई गई? मेड्यूला। फिर यूरिन भी कहीं से निकलना चाहिए, तो यूरिन कहाँ से निकलेगा? तो यूरिन यहाँ से कलेक्ट होगा और यूरेटर से बाहर निकलेगा। तो अलग अलग से ये कोनिकल शेप्ड पोर्शन है, ये कैलिक्स है जिसमें से इकट्ठा होगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे यूरेटर आप बना दें। तो दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी एंड दिस इज यूरेटर। तो ये यूरेटर है जिससे यूरिन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। नाउ वी विल सी द medulla of kidney. तो According to let us Wikipedia, see. the renal medulla is the innermost part of the kidney. The renal medulla is split up into a number of sections, known as the renal pyramids. ये देखो, अब इसमें एक जो रीनल मेड्यूला है, तो उस मेड्यूला के अंदर क्या है?
मेड्यूला के अंदर अगर आप देखेंगे देन देयर इज अगेन समथिंग जो कि ऐसी सिंगल यूनिट बहुत सारी हैं. सो इस तरीके से इस सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, इसमें ऐसी ऐसी यूनिट बहुत सारी, ये नेफ्रॉन है. लेट अस मैग्नीफाई मेड्यूला. आप देखो तो मेड्यूला फिर से देखिए, क्या कर ये चीज मेड्यूला है, बोलो. यस अब मेड्यूला के अंदर ये क्या है, क्या ये नेफ्रॉन है, क्या ये नेफ्रॉन है? सिर्फ 2 नेफ्रॉन नहीं दिखाने चाहिए थे, इनको कितने नेफ्रॉन दिखाने चाहिए थे? मिलियंस. लेकिन चूंकि आपको समझाना है तो इसलिए ये मेड्यूला के अंदर सिर्फ 2 नेफ्रॉन दिखा रहे हैं. हाउएवर अगर किसी भी मेड्यूला में देखो तो कितने सारे नेफ्रॉन हैं. इसी मेड्यूला में अगर आप देखेंगे सो देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. नाउ वी विल मेक स्ट्रक्चर ऑफ वन मेड्यूला. अब मैं एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, देन यू विल अप्रिशिएट हाउ देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. जरा यहाँ देखो तो इधर दिखाई पड़ रहा है आपको कि कितने नेफ्रॉन हैं. तो लेट अस सी इट मोर क्लियरली. एक मेड्यूला में बहुत सारे नेफ्रॉन हैं. सो हियर इट इज शोन बहुत सारे नेफ्रॉन. नाउ हियर इन एनी मेड्यूला. तो अब हम मेड्यूला को क्या करें, मैग्नीफाई करें. इसी में से, इसमें से एक ऐसे ले आओ. तो इसका मैं नेफ्रॉन्स करते क्या है? ये चीज़ अब हम देखेंगे. ये जो मेड्यूला है, मेड्यूला को अब मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ एंड लेट अस सी व्हाट दीज एनी मेड्यूला कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. व्हाट दीज नेफ्रॉन्स डू ये देखेंगे. सो ये देखिए, this is medulla and medulla contains which kind of units? It contains filtering units, that is nephron. ये देखें. So now nephron किस तरीके की यूनिट है, जरा देखिए. नाउ लेट अस सी कि यहाँ पर क्या चीज़ आई है. क्या यहाँ पर ब्लड आया है, रेड ब्लड, और एक तरीके का ये कैप्सूल है क्या जिसमें ब्लड गया है. जो कैप्सूल है उसे क्या कहेंगे, बोमेंस कैप्सूल. ये यहाँ पर ब्लड आया, ये नेफ्रॉन की बात कर रहा हूँ, यही है फिल्टरिंग यूनिट. तो ये क्या है बताइए, इसमें ब्लड आया और ब्लड ने अपनी सारी चीज़ें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट सब फिल्टर कर दिया, इसी में डाल दिया. तो इसमें डालने के बाद ये लौट गया ब्लड, और लौट के क्या, ये जो लूप ऑफ हेनले उसके चारों तरफ लिपट गया और उसने जितना जितना चाहिए था वो रीअब्जॉर्ब किया. और रीअब्जॉर्ब करने के बाद वो किससे वापस चला गया, रीनल वेन से. और जो उसने नहीं एब्जॉर्ब किया, क्या वो यूरिन कहलाया और वो यूरेटर को चला गया. तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर होता है. ये जो हम बता रहे हैं मेड्यूला, तो मेड्यूला में क्या चीज़ होती होगी, इट कंटेन्स, जब इसमें बाहर से ब्लड आएगा तो इसके पास एक बोमैन कैप्सूल है, ऐसी कैप्सूल. और उस कैप्सूल में क्या है, नाउ बोमैन कैप्सूल में यहाँ से बाहर से ब्लड आया, और वो ब्लड कैसा था, क्या ऑक्सीजनेटेड था. और इसके अंदर वो बहुत सारे, जैसे कैपिलरीज नहीं होती हैं, ऐसे डिवाइड हो गया, उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स थे और फिर लौट गया. तो ये जो चीज़ है, इस कैप्सूल का क्या नाम है जो हाथ की तरह दिख रहा है, क्या ये बोमैन्स कैप्सूल है. सो इट इज बोमैन्स कैप्सूल. और ये जो चीज़ आई है ये क्या है बताइए, क्या ये एक तरीके से रीनल आर्टरी कह सकते हो, या
आर्टीरियोल कह सकते हो, या रेड ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो बहुत बार फर्दर डिवाइड हो गया, अब ये कैपिलरी बन चुका है। सो कैपिलरी ये कहाँ से आ रही है बताओ? कमिंग फ्रॉम रीनल आर्टरी, क्योंकि 1 लाख 10 लाख वे हिस्से में जाकर के फिल्टरिंग यूनिट पहुंचेगी, तब तक तो ये कैपिलरी बन चुका है। तो ये जो ब्लड आया, ये रेड ब्लड आया इसके पास। अच्छा, रेड ब्लड ने क्या किया? क्या रेड ब्लड ने अपना सब कुछ, सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी और सबको छोड़ के, क्या इसने सब कुछ यहाँ डाल दिया? जरा ध्यान से देखो, इसके पास कितने बड़े बड़े छेद हैं रेड ब्लड सेल के पास, तो क्या इसने सब कुछ इसी में डाल दिया? बोलो। एवरीथिंग, ग्लूकोज, जितनी भी यूनिट्स थी, जो भी चीज़ है, फैटी एसिड, ये सारा का सारा इसने क्या किया? इट हैज़ बीन पोर्ड इनटू दिस, ये इसी में डाल दिया गया। क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो उसमें डिजोल्व फॉर्म में रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ें डाल दी। अब देखो इसके बाद ये क्या हुआ, इसमें यहाँ बोमेन कैप्सूल में वो चीज़ गिर गई और नीचे आ गई, सब कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया। लेकिन ये जब यहाँ पर आया तो ये ऐसे ऐसे ये मुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है। इसको क्या कहेंगे जो मुड़ा हुआ पोर्शन है? क्या इसे लूप ऑफ हेनले कहेंगे? कैसे? ये लूप है कि नहीं? तो इसे, इस लूप को क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले। अच्छा, ये जो चीज आई, अब यहाँ से इतना होने के बाद ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो गई, इतने में ये ब्लड थक गया और इसकी ऑक्सीजन सब निकल गई। अब इसके बाद ये फिर इसके चारों तरफ मुड़ गया, इसके चारों तरफ ये रैप हो गया। रैप क्यों हुआ? क्या इसको इसमें से कुछ एब्जॉर्व करना है और फिर बाहर निकल गया। तो इसके चारों तरफ ये रैप किस लिए हुआ? क्या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए? जितना उसे ज़रूरत है सिर्फ उतना ही वो ले लेगा। और ये जो कैपिलरी है, ये कहाँ जा रही है? गोइंग टू, सर हाँ, सर एक बार ये आपने थोड़ा मुड़ा हुआ सा बनाया था ना सर, वहाँ से एक बार वो फिर से बताएंगे। गोइंग टू रीनल वेन। जैसे मान लीजिए कि ये देखो, ये फ्रेश ब्लड आया, सबसे पहले ये फ्रेश ब्लड कहाँ से आया? फ्रेश ब्लड ना कहो, ऑक्सीजनेटेड बोलो, बस डर्टी ब्लड तो है ना, क्योंकि क्या इसमें वेस्ट सब्सटेंस है क्या? किडनी में ये नहीं कहना चाहिए कि ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, डर्टी ब्लड बोलो, क्योंकि उसमें गंदी चीज़ें हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एमिनो एसिड है, टॉक्सिक वेस्ट है। अब जब ये आया तो क्या इसके अंदर बहुत बड़े बड़े छेद हैं क्या? जो इसके अंदर एक ब्लड की कैपिलरी है, क्या उसमें बड़े बड़े होल्स हैं, पोर्स हैं क्या? चेक करो। ये जो चीज है, क्या इसे ग्लोमेरुलस कहेंगे? पढ़ लो नाम, क्या कहेंगे? ये ग्लोमेरुलस, ये कहेंगे ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस एक तरीके से छन्नी है, जैसे चाय की छन्नी होती है। तो क्या इसमें से सारी चीजें ब्लड में से निकल गई? और क्या इसके न्यूट्रिएंट्स भी निकल गए? और क्या इसके वेस्ट भी निकल गए? यस सर। सब कुछ निकल गया, लेकिन इस ब्लड के अंदर बचा क्या? क्या WBC, RBC, प्लेटलेट्स और थोड़ा प्लाज्मा बचा? यस सर। अच्छा, अब ये यहाँ से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद इसने क्या किया? क्या इसके बाद बाहर निकलने के बाद ये इस पे मुड़ गया? लूप ऑफ हेनले देख लो, कहीं लिखा हो इसमें लूप ऑफ हेनले, न लिखा हो तो भी जान लो लूप ऑफ हेनले है। कोई बात नहीं, नहीं लिखा है कहीं, बाद में आप देख लेना। लूप ऑफ हेनले समझ में आ गई ना बात आपको? इस लूप को, ये जो नीचे यू शेप है, इसे क्या कहते हो बताओ? लूप ऑफ हेनले। तो ये किस पे मुड़ जाता है बताओ? लूप ऑफ हेनले पे कैसे मुड़ा हुआ है? लिपट गया चारों तरफ। ऐसा करके ये क्या करता है? क्या ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है? और इस ट्यूब्यूल में जो चीज छूट गई उसे क्या कहेंगे? क्या यूरिन? अब ये यूरिन क्या हुआ? देन इट यूरिन इज गोज टू यूरेटर। लेट अस सी इट अगेन।
कि हमारे पास ये देखो कि इसके अंदर जो हमने ये क्या दिखाया था, मेड्यूला के अंदर इस यूनिट को आप क्या कह सकते हैं बताओ? क्या ये जो अंदर की यूनिट है कंटेनिंग नेफ्रॉन है? बोलो, इसे क्या कहेंगे? मेड्यूला कंटेनिंग नेफ्रॉन. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस तरीके से. ये देखिए, ये है नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है और फिर ये आगे बढ़ गया. अच्छा, आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ने पे ये कहाँ जा रहा है? और इसमें और भी क्या मिलता जा रहा है? यूरिन है. तो बहुत सारे नेफ्रॉन की यूरिन मिल गई और फिर ये कहाँ चला जाएगा फाइनली? ये यूरेटर है. यूरेटर, इसे क्या कहेंगे? यूरेटर. और ये चीज जो है इसमें इसे क्या कहेंगे? ये अब मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं. सो दिस इज नेफ्रॉन. सो इसको क्या कहेंगे बताओ? बोमेंस कैप्सूल. अच्छा, इसमें अब डर्टी ब्लड आएगा. तो डर्टी ब्लड आया, ऐसे बहुत सारी यूनिट हैं, लाखों यूनिट इसके अंदर. तो डर्टी ब्लड जब इसके अंदर आया और फिर यहाँ से ये निकल गया, लेकिन यहाँ आने के बाद इसमें बहुत बड़े बड़े छेद थे. तो उन बड़े बड़े होल्स की वजह से क्या हुआ? उसमें से कुछ फिल्टर हो गई चीजें. क्या क्या फिल्टर हो गया? सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इसमें फिल्टर हो गया. मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ये सब किसमें फिल्टर हो गया? बोमेन कैप्सूल में. और इसको क्या कहेंगे जो इसमें बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं? क्या ये ग्लोमेरुलस है? ये एक तरीके की कैपिलरी नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं. तो इसलिए इसे ग्लोमेरुलस कहा. कैपिलरी ना समझो कि इसका फाइबरकेशन हुआ है, इसमें बहुत बड़े छेद हैं, बस इतनी बात समझो. इस कटोरे में जब ये आई कैपिलरी तो बड़े बड़े छेद हो गए जिसमें से इसका सब सामान निकल गया. और ये जो ब्लड आ रहा है, ये कैसा ब्लड है? डर्टी है. डर्टी ब्लड भी बोल सकते हो या डर्टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हो. तो यहाँ से जो ब्लड आया ये डर्टी ब्लड आ गया. और आगे क्या हुआ? सारी चीजें इसने दे दी एंड इट हैज मूव्ड अहेड. ये ब्लड यहाँ आ गया. अब देखो, नाउ आफ्टर वॉट एवर, इसमें क्या चीज है कि ब्लड ने ज्यादातर चीजें क्या कर दी? फिल्टर आउट कर दी. और वॉट एवर इज लेफ्ट, आरबीसी, प्लाज्मा, उन सब के साथ ये क्या हुआ? इसके चारों ओर लिपट गया और फिर इस तरीके से ये रैप कर गया. ठीक है, तो ये रैपिंग हो गई इसके चारों ओर. उससे क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड हुआ हो या ना हुआ, उसने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया. अपना सामान जो उसे चाहिए था वो ले लिया. जो नीडेड फैटी एसिड है वो ले लिया. और क्या ले लिया? नीडेड अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ले लिया. दैट इज, देखो आवाज़ कहीं से आ रही है, उसको ठीक करो. ठीक है, इतनी सारी चीज़ें ले ली और फिर वो कहाँ चला गया बताओ? टू रीनल वेन को चला गया. और यहाँ पे जो बच गया वो क्या कहलाया? जो इसने नहीं लिया उसे क्या कहा गया? वो यूरिन हो गया. तो जो चीज एब्जॉर्ब हो गई वो तो ठीक बात, और जो नहीं एब्जॉर्ब हुई उसका नाम दिया गया यूरिन. और वो यूरिन कलेक्ट होते होते यूरिनरी डक्ट के थ्रू, ये यूरिनरी डक्ट है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक करके जाएगा. और ये सब
जाके यूरेटर में इकट्ठा हो गया। यहाँ पर और भी नेफ्रॉन से यूरिन की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, फिर ये किस में चला गया? क्या वो यूरिनरी ब्लैडर में चला गया? और ये जो चीज़ है नेफ्रॉन की, ये यूनिट, ये यहाँ से, ठीक है, जब डीऑक्सीजनेटेड हो गई तो इसके चारों तरफ, लेकिन क्या ये अब इसके बाद क्लीन हो जाएगा? क्योंकि इसने अपना टॉक्सिक वेस्ट तो निकाल दिया है, तो क्या इस ब्लड को अब क्लीन ब्लड कहेंगे? Yes, sir. सो नाउ द क्लीन ब्लड इज गोइंग फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। अब ये हार्ट में चला गया फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड पंपिंग। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सर ये जब आ गया सर पूरा, तो ये O2 कंटेन करता है कि नहीं? क्या? सर जब ये किडनी के पास आता है फिल्टर होने के लिए, तब ये O2 कंटेन करता है कि नहीं? क्या करता है? ऑक्सीजन। O2 तो जब भी काम कोई भी करेगा, सेल्स जब काम करती हैं तो उनका ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है, तो थोड़ी देर तक ऑक्सीजन रहेगा, फिर धीरे धीरे कंज्यूम होता चला जाएगा। जहाँ भी मेहनत होगी तो वहाँ पे क्या काम होगा बताओ? O2 खत्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन, सर ये हाँ, सर ये डर्टी ब्लड है, तो सर ये सारे सेल को ऑक्सीजन देके CO2 लेके आ रहा है। डर्टी ब्लड है तो डर्टी ब्लड का मतलब है टॉक्सिन की वजह से डर्टी है। डर्टी का मतलब ऑक्सीजन का डर्टीनेस नहीं है यहाँ पे। ये जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ टॉक्सिन डर्टी है, और ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए, ठीक है? सर नहीं, तो मैं कह रहा था कि सर ऑक्सीजन तो लेके आएगा ना, क्योंकि ये तो जो जितना भी वेस्ट है वो सारे सेल से लेके आता है और ऑक्सीजन लेके आता है। ये सीधा आर्टरी से आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है, लेकिन इसमें वेस्ट है, तो वेस्ट सब्सटेंस या जहाँ जहाँ से भी आ रहा है ये प्रेशर के साथ आ रहा है। तो हमारे शरीर में जैसे आर्टरी सब जगह ब्लड भेज रहा है, उसकी नज़र किडनी पे भी है कि किडनी में भी एक बार भेजना है, जिससे कि वो साफ भी होता रहे। आर्टरी से सिर्फ एक ही जगह ब्लड नहीं जाता है, आर्टरी से लीवर में भी जाएगा स्टोर करने के लिए। आर्टरी से, एक आर्टरी की सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, तो जो आउटा है वो फर्दर डिवाइड होती है आर्टरीज में, और उस आर्टरी का एक पंप यहाँ पे भी जाता है, और ये काफ़ी लीटर ब्लड, करीब 200 लीटर ब्लड एक दिन में किडनी फिल्टर कर देता है। तो ये इस तरीके से किडनी से फिल्टर होता रहता है। तो ये जान लीजिए। बट डर्टी ब्लड का मतलब है टॉक्सिन ब्लड। डर्टी ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब हम इसका फंक्शन लिखें, ठीक है? टॉक्सिक यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाउ जबकि हमें इतनी बात पता चल चुकी है, सो व्हेन kidney contains various conical shaped medulla, various conical shaped medulla. In each medulla there are millions of, ठीक है, filtering unit of small size called nephron. Nephron contains Bowman capsule in which dirty blood, जो dirty या toxic blood enters, and जो आगे होगा कैपिलरी सब डिवाइड्स। फिर कैपिलरी क्या होगी? कैपिलरी सब डिवाइड्स इनटू ग्लोमेरुलस, एंड जो कैपिलरी ब्लड लेके आ रही है एंटरिंग इन कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर गिरी, सब डिवाइड्स इनटू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? विच हैज
लार्ज होल्स, उसमें पोर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, हियर ब्लड रिलीजेस इट्स मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सारे, कैप्सूल क्या होता है? बोलो, कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल, तो वो कैप्सूल करते हैं ऊपर। बोमेंस कैप्सूल, ये यू शेप का होता है कैप्सूल, इसी में ही तो जो, हाँ तो एंट्रिक कैप्सूल होता है जो वो कैप्सूल करो, एंटरिंग इन कैप्सूल, वो किस में इंटर करता है, बोमेंस कैप्सूल में इंटर करेगा कि नहीं, और फिर सब डिवाइड्स इनटू एंड कैपिलरी एंटरिंग इन कैप्सूल सब डिवाइड्स इनटू ग्लोमेरुलस which has large pore. Here blood releases its most of the nutrients. अपने वो ज़्यादातर पोषक तत्व, सॉल्ट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ छोड़ देगा, ठीक है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जब मैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब है यूरिया, वो छोड़ देगा, ये सारी चीज़ें छोड़ देगा, इतनी सारी चीज़ें छोड़ देगा। और ग्लूकोज, क्या, ये बड़े बड़े तरीके के पोर्स हैं, और वो जिससे कि सारी चीज़ें उसमें से गिर जाएं इसमें तो ये यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं, यही ग्लोमेरुलस कहलाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें ब्लड से जो आती हैं कैपिलरी से वो छन जाती हैं, और वो कौन कलेक्ट करता है, ठीक है। दीज थिंग्स आर कलेक्टेड बाई, किस में कलेक्ट होती हैं, CO2 तो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में होता है ना, कार्बोनिक एसिड, ये बताया था कि नहीं आपको, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड में अगर यूरिया मिल जाए और साथ में सॉल्ट मिल जाए तो तब यूरिन बनता है कि नहीं, बोलो। तो सर वाटर लिखेंगे तो भी काम करता है। यूरिया और साल्ट मिल जाए, वाटर देखो ये सब चीज़ें। और बर्ड में क्या होता है बताओ, बर्ड की अगर शिट और प्लस यूरिन मिल जाए तो बर्ड शिट एक ही चीज़ करती है, बर्ड यूरिनेट थोड़ी ना करती है, तो उसको कहते हैं यूरिक एसिड। जो बर्ड कभी कभी बीट करती है ना, तो वो बीट क्या है, वो सिर्फ उसका एक ही चीज़ है, एक्सक्रीशन, शिट और यूरिन एक साथ निकलती है। समझ में आ गई बात। सो दीज थिंग्स आर कलेक्टेड बाई, इसे कौन कलेक्ट करेगा, जो इसने सामान निकाला है, अपने मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी निकाले, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, वो सब न्यूट्रिएंट्स में तो सब आ जाता है ना। सो दीज थिंग्स आर कलेक्टेड बाई बोमेंस कैप्सूल। कौन कलेक्ट कर लेगा, देखो ऊपर देखो, इसे कौन कलेक्ट कर रहा है जब इसमें से निकला, बताओ। और वो नीचे फिर भेज देगा लूप ऑफ हेनले में। ये चीज क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो ठीक है, जो यूरेटर के पास की ट्यूब है उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब, और जो दूर है उसको कहेंगे डिस्टल ट्यूब। कहीं टीचर ने एक बार पूछ लिया था, तो आप लोग की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पास है तो प्रॉक्सिमल और ये है डिस्टल ट्यूब। चलो कोई बात नहीं। दैट इज दीज थिंग्स आर कलेक्टेड बाई बोमेंस कैप्सूल एंड रूटेड टू, और किधर भेजी जाती हैं, ट्रांसपोर्टेड टू लूप ऑफ हेनले। बोलो क्या चीज, आपने प्रोसेस का नाम नहीं लिखवाया, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अभी कहाँ से आएगा, अब आएगा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, अभी तो उसने छोड़ा है, वो मतलब कैसा हैं? तो न्यूट्रिएंट सॉल्ट ये सब एब्जॉर्ब हुए, वो क्या था?
अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे लूप ऑफ हेनले में। अब जब वो गिर गया सारे न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे क्या हैं, क्या यहाँ जो नीचे गिर रहे हैं, क्या ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट के साथ सब कुछ गिर रहा है? अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा क्या? क्यों लिपटा इसके चारों तरफ? बोलो। अभी तो यहाँ तक की बात की कि उसने छोड़ा और इसने कलेक्ट कर लिया, अभी यहीं तक तो पहुंचे हैं। इसके नीचे कौन है एब्जॉर्ब? यही तो वापस आके करेगी कि भाई हमने जो दिया था इसमें से थोड़ा मुझे वापस कर दो। वही वाला तो फिर से कलेक्ट होके आया है। और कोई आ रहा है क्या यहाँ पे? बोलो। सर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्या ऑक्सीजनेटेड की चिंता मत करो, ब्लड में जो भी ऑक्सीजन है सफिशिएंट है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेशन की बात मत करो, यहाँ क्लीनिंग, टॉक्सिक वेस्ट की क्लीनिंग की बात हो रही है। समझ में आई बात कि नहीं? ऑक्सीजनेटेड तो हो जाएगा, वो अभी हम देख लेंगे कि दैट इज कि देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Here are some pictures that match. तो अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है। ये देखो, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इसमें तो यहां तक ऑक्सीजनेटेड दिखाया है, इसमें गिरा, बोलो, ब्लड, डर्टी ब्लड। समझ में आई बात? डर्टी ब्लड कहाँ गिरा? बोमेंस कैप्सूल में। फिर अब आगे देखो, फिर इसके बाद ये जब इसमें लिपटा तो बहुत देर तक ऑक्सीजनेटेड रहा, लेकिन लौटते समय क्या हुआ? तो कभी ना कभी डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब आगे तक दिखा दो, हमने शुरू में दिखा दिया, आप आगे तक ऑक्सीजनेटेड दिखाओ। समझ में आ गई बात कि नहीं? और आगे तक दिखा दो, कहीं ना कहीं तक आप दिखा सकते हो। ये रेफरेंस फिगर है, यही सही है, हम पीडीएफ में भेज देंगे। समझ में आई बात? है तो अच्छी बात है, तो बुक में है तो यही चीज़ है। ये देखो इसमें दिखाया, कितना क्लियर दिखाया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ओके, तो यही चीज़ आप दिखा देना। लूप ऑफ हेनले भी लिख रहा है, सब कुछ है ना। अब देखो फिर इसके बाद क्या हुआ कि बुक का ही फिगर बनाना, ट्रांसपोर्टेड टू लूप ऑफ हेनले। अब क्या होगा बताइए? नाउ कैपिलरी कमिंग आउट ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ओके, नाउ ये देखो बुक में कितना अच्छा फिगर बना है। आप लोग बुक का ही फिगर ध्यान दो, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यह कितना अच्छा है। वुमेन्स कैप्सूल से निकल रही है, फिर उसके चारों तरफ लिपट रही है। ओके, सो नाउ कैपिलरी कमिंग आउट फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल। जो भी कैपिलरी वापस आ रही है वो क्या करेगी? selectively reabsorbs. It will selectively reabsorb, ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, नीडेड सॉल्ट्स, जितनी चीज़ें चाहिए, सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब। ये वर्ड जरूर लिखना, नहीं तो इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, फ्रॉम लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से वो ले लेगी, हेनले। whatever is not absorbed is urine, whatever is not, तो ये नाउ कैपिलरी कमिंग आउट फ्रॉम, ये इसको लिखो इट रैप अराउंड। ये क्या करेगी? रैप अराउंड लूप ऑफ हेनले, वो उसके चारों तरफ लिपट जाएगी। एंड सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब ग्लूकोज, और ये सब करेगी। रैप भी तो होगी कि नहीं? द ब्लड कैपिलरी कमिंग आउट फ्रॉम
बोमेंस कैप्सूल विल रैप अराउंड, किसके चारों तरफ लिपटी? इट रैप अराउंड, बोलो बताइए। पूछो, समझ में नहीं आई बात, क्या पूछ रहे हो? सर कह रहे हैं लूप के चारों तरफ लिपटी हुई है। हाँ, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ लिपट जाएगी, तो इसमें से निकलने रैप हो जाएगी और सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करेगी। सो व्हाट एवर इज नॉट एब्सॉर्ब्ड इज यूरिन येलो कलर्ड, वेस्ट लिक्विड। एब्जॉर्ब नहीं होता क्या? तो वाटर तो बाद में एब्जॉर्ब होता है फिर ऑस्मो रेगुलेशन। देखो क्या है कि नीडेड वाटर, जितना उसे चाहिए उतना ले लेगी, इसीलिए हम लोगों ने तो लिखा है ना नीडेड वाटर, नीडेड सॉल्ट एंड वाटर। तो कुछ ना कुछ सोडियम पोटेशियम का पंप है, जो चीज़ चलती रहती है बॉडी में, तो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ साल्ट और वाटर अगर चाहिए होगा तो ले लेगी। ओके, तो जो नीडेड सॉल्ट एंड वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होगा। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें से ये सब चीज़ बाहर निकल जाएगी, पास थ्रू, और प्रोटीन और ब्लड सेल्स नहीं फिल्टर होती हैं, बट अमीनो एसिड फिल्टर हो जाती है। सो अब ज़रा देखो, इसमें सिर्फ यूरिया नहीं रीअब्सॉर्ब होता है, बाकी चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। लाइक देखो इसमें लिखा है मैं दिखा देता हूँ। रेगुलेशन कब होगा भाई आपको बता रहे हैं, बाकी चीज़ तो हम बता देंगे आपको, ऑस्मो रेगुलेशन भी बता देंगे। एक मिनट रुको कि ये देखिए इसमें क्या लिखा है, वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज, वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, और फिर क्या लिखा है, एमिनो एसिड लिखा है, और क्या लिखा है, वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। बोलिए, समझ में आया? वॉट एवर इज नॉट एब्सॉर्ब दैट इज यूरिक एसिड, दैट इज यूरिया। समझ में आ गई बात? अभी मैं ऑस्मो रेगुलेशन आपको बता रहा हूँ कि क्या है, पूरी बात बताऊंगा, बीच में इसमें नहीं डालना चाहिए। सो इट इज वॉट एवर इज नॉट एब्सॉर्ब इज येलो कलर्ड वेस्ट लिक्विड विच इज कॉल्ड यूरिन। इट इज, अब ये कहाँ भेज दिया जाएगा? सो इट इज रूटेड टू यूरेटर, यूरेटर पर हो जाएगा। यूरेटर कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम दिस टाइनी कलेक्टिंग डक्ट्स, यूरेटर collects urine from tiny tubules and transport it to urinary bladder, transport it to urinary bladder। बाकी का काम तो पहले बताया जा चुका है, यूरिनरी ब्लैडर। फिर तो आगे स्फिंक्टर मसल का काम है ही है। तो हम ये बता रहे हैं कि ये ट्यूब्यूल है, जिसे आप कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी ट्यूब्यूल्स इसमें मिलती है। ट्यूब्यूल लिखा है तो ऐसे ये देखो सिंपल सा डायग्राम है जो हमने आपको बनवाया है, यही बना देना तो ये खूब चलता है। नहीं तो बुक वाला डायग्राम बनाने में बना सको तो बुक वाला बना लेना। ये ट्यूब्यूल्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी ट्यूब्यूल इसमें मिलती हैं। आपकी बुक में भी जो बना हुआ है बहुत सारी देखिए कलेक्टिंग डक्ट है। यूरेटर में क्या चीज़ मिलती है? क्या कलेक्टिंग डक्ट मिलती है जो बहुत सारे नेफ्रॉन से आती हैं, और उन कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, According to Introductory Animal Physiology, University of Toronto, osmoregulation is the process of maintaining salt and water balance across membranes within the body. The देखो, plants inside and surrounding cells are composed of water, electrolytes and non-electrolytes. मतलब कि हमारे जो सेल है, तो सेल के अंदर क्या चीज़ होती है?
ज़्यादा सोडियम आयन होते हैं, और सेल के बाहर ज़्यादा क्या होता है बताओ? पोटेशियम आयन होते हैं। तो इसकी वजह से जो वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस है सेल के अंदर और बाहर ये बना रहता है। सो मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इनसाइड ए सेल इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. इट इज बैलेंस्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिंग विदिन ए सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. तो जो हमारी बॉडी की 70% एनर्जी है वो किस चीज़ में खर्च हो जाती है? ऑस्मो रेगुलेशंस में, यानी सोडियम पोटेशियम पंप को बैलेंस करने में खर्च हो जाती है. सो इससे क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बस सेल के अंदर और बाहर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखना ही ऑस्मो रेगुलेशन है. इससे ज़्यादा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड आप डालो. ओके, there is no such word to be used in case of excretory system. अगर आपके पास ऐसा कहीं रेफरेंस मटेरियल है तो हमें भेज देना, फिर हम आपको समझा देंगे. हाँ सर, एक बुक में एक लाइन लिखी है पेज नंबर 111 में, each capillary cluster in the kidney is associated with each capillary 111 में क्या लिखा है? सर ऊपर से सेकंड लाइन. हाँ, तो कह रहा है each capillary cluster in the kidney is associated with each capillary cluster in the kidney is associated with that collects the cluster in the kidney is associated with that collects the filtered urine. Each capillary cluster in the kidney is associated with cup-shaped end of tube that collects the filtered urine. Capillary cluster, cup-shaped end. अब जैसे देखो उसको क्या कहेंगे? क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब है कि ग्रुपिंग. जरा इस सेंटेंस को समझो. ईच कैपिलरी, क्या आपको मालूम है क्लस्टर बम क्या होता है? और ये क्या बैन हो गया है? अब इसका यूज करने पर उस देश के ऊपर क्या प्रतिबंध लग सकते हैं? एक बम के अंदर 1000 बम, उसको क्या कहते हैं? क्या क्लस्टर बम कहते हैं? क्लस्टर का मतलब क्या होता है? जब आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हो तो टीचर क्या बोलती है? डू नॉट मेक क्लस्टर, झुंड मत लगाओ, बोलती है कि नहीं? बताइए. सो क्लस्टर का मतलब है ग्रुपिंग. तो जितनी भी ईच कैपिलरी क्लस्टर, तो जितनी भी इस तरीके से बोमेन कैप्सूल से ये आ रही है, क्या ये सारी कैपिलरी कहीं ना कहीं क्लस्टर हो के एक साथ यूरिन कलेक्ट करेगी? तो अब सेंटेंस पढ़ो, ये क्या कह रहा है कि ये जो भी कैपिलरीज हैं, बोमेन्स कैप्सूल भी तो एक ट्यूब्यूल है. तो सेंटेंस पढ़ो. ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ कप शेप्ड एंड. तो कप शेप्ड एंड है, उन सब का आपस में क्या हो रहा है? इट गेट क्लस्टर्ड. और फिर आगे क्या कह रहा है? दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन. तो वो कलेक्ट कर लेता है, फिल्टर हो गया ना. तो एक तरीके से जब फिल्टर हो गया तो वॉट एवर इस फिल्टर होने के बाद जो चीज़ बनती है वो फिल्ट्रेट होती है. तो जैसे आप चाय बनाते हो तो नीचे जो बच जाता है फिल्टर होने के बाद वो फिल्ट्रेट है, ऐसे यूरिन भी एक फिल्ट्रेट है हमारी बॉडी का जो बाहर फेंक दिया जाता है. सो द एंड ऑफ बोमेन कैप्सूल गेट क्लस्टर्ड विच कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन एंड सेंड वाया ट्यूब्यूल. और ये ट्यूब्यूल के माध्यम से कहाँ भेज देती है? या कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से. बोलो. इट सेंड. तो वो जो सेंटेंस है, सेंटेंस ऐसा ही है कि कैपिलरी का जो बोमेन्स कैप्सूल का एंड है वो क्लस्टर हो रहा है. इट इज क्लस्टरिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. क्लस्टरिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. इतनी बात समझ में आ गई
कि कैपिलरी क्लस्टर हो जाती है, बाकी यूरेथ्रा से हो जाती है। अच्छा, अभी भी इसमें हाफ एन आवर का टॉपिक बचा हुआ है। एक तो मुझे आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के बारे में आपको बताना है कि मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो जाए तो क्या हो, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं बुक के, और प्लांट्स में भी थोड़ा एक्सक्रीशन बचा हुआ है। थोड़े क्वेश्चंस तो बुक के मोस्टली हमने करा दिए हैं, हाउएवर देयर आर सम, तो नेक्स्ट क्लास में इसे कराएंगे। और लाइट चैप्टर अच्छा ये बताइए, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स कितने बच्चों के स्कूल में हो रहा है? तो वही हम कराएं। सर हमारे में भी हो रहा है। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स कराएंगे। लाइट कितने क्या हुआ है, और लाइट वाले हमें बता देना, हमारे पास मैसेज भेज देना। और एसिड बेसिस एंड साल्ट, तो जिसके यहाँ ज़्यादा जो लोग करा रहे होंगे वही चैप्टर हम कल की क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, कि अल्टरनेट में शुरू कर दें, एक दिन लाइट और एक दिन एसिड बेसिस, ऐसा ठीक नहीं है? सर एक बार में एक ही चैप्टर लेना। हाँ ओके ठीक। एसिड बेस सोल्ट वाला है आप हमें मैसेज कर देना किसके यहाँ क्या क्या चल रहा है, ऑन दैट बेसिस फिर मैं कल वही करा दूंगा, ठीक है? ऐसे समझ में नहीं आता सुनने में। लाइफ प्रोसेस ही चल रहा है दो बच्चों। लाइफ प्रोसेस तो हो गया ना खत्म, लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया। बता रहे हाँ, तो अब जो भी चीज इन दोनों में जिसके यहाँ ज्यादा चल रहा होगा वही हम करा देंगे। ओके, आज की क्लास इतनी ही है। सर दो बच्चों का सर वो लाइट चल रहा है, दो बच्चों का सर वो चल रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बच्चों का चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हम करा देंगे। लाइट बहुत लंबा चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके।